आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन है। और सबसे पहले आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूँगी कि इधर 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि कुछ व्यस्तताएं थी। चलिए कोई बात नहीं, अब आज मैं डाल रही हूँ हिंदी साहित्य की विविध विधाएं। मतलब जो खंड ख से जो मुझसे रिक्वेस्ट की थी नीलम जी ने, आज उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी जरूर सिद्ध होगी। और जो लोग पहली बार आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य और इसकी विविध विधाएं, खंड ख से। EMRS PGT के खंड ख से है ये। काव्यशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत ये चौथा टॉपिक है। EMRS PGT का चौथा टॉपिक है काव्यशास्त्रीय अध्ययन, और उसके अंतर्गत है हिंदी साहित्य का अर्थ, स्वरूप और उद्देश्य। तो साहित्य का अर्थ क्या होता है? ज्ञान और अनुभव के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। किसे? ज्ञान और अनुभव के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य विशिष्ट और कलात्मक शैली में लिखी गई रचनाओं का भंडार होता है। साहित्य क्या होता है? साहित्य विशिष्ट और कलात्मक शैली में लिखी गई रचनाओं का भंडार होता है। हितेन सह सहितम, सहितस्य भाव साहित्यम, अर्थात जहाँ हित का, कल्याण का भाव हो वो सहित है। सहित है मतलब सहित मत पढ़िए, सहित मतलब साथ में नहीं, सहित मतलब सहित, सबका हित जिसमें शामिल हो वो हित है, सबका हित। सहित का अर्थ सबका हित हो, जहाँ हित का, कल्याण का भाव हो वह सहित है। तथा जहाँ सहित का भाव हो अर्थात लोक कल्याण, जन कल्याण का भाव निहित होता है वही साहित्य है। दूसरे शब्दों में, जिसमें हित की भावना हो, परस्पर समन्वय का संदेश हो, ऐसे लोक मंगल का विधान करने वाली शब्द रचना को साहित्य कहते हैं। किसे? जिसमें हित की भावना हो, परस्पर समन्वय का संदेश हो, ऐसे लोकमंगल का विधान करने वाली शब्द रचना को साहित्य कहते हैं। शब्द और अर्थ के इतरेतर परस्पर योग को साहित्य कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ के इतरेतर अर्थात परस्पर योग को साहित्य कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद की परिभाषा है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। जयशंकर प्रसाद, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र अर्थात संस्कृत काव्यशास्त्र, प्रारंभ में काव्यशास्त्र को कई नामों से जाना जाता था। देखिए, ये हम लोग चौथा टॉपिक काव्यशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। और प्रारंभ में साहित्य नाम नहीं था, प्रारंभ में साहित्य काव्य को ही कहा जाता था। वही काव्य शब्द आगे बढ़ के मतलब तत्कालीन समय में उसका अर्थ संकुचित हो गया और वो पद्यात्मक शैली के रूप में लिखी गई रचना को काव्य माना जाने लगा। और वर्तमान में साहित्य शब्द, ये नया शब्द आ गया और ये व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा। साहित्य के अंतर्गत गद्य, पद्य, काव्य, कहानी, नाटक, एकांकी सब आते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र अर्थात संस्कृत काव्यशास्त्र, प्रारंभ में काव्यशास्त्र को कई नामों से जाना जाता था, जैसे क्रियाकल्प, साहित्यिक विधा या अलंकार शास्त्र। देखिए, ये सब भी कहा जाए तो आप को समझ जाना है कि ये सब साहित्य के ही नाम हैं। क्रियाकल्प, साहित्यिक विधा या अलंकार शास्त्र। वाल्मीकि रामायण में काव्यशास्त्र को क्रियाकल्प कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में काव्यशास्त्र को क्रियाकल्प कहा गया है। वात्स्यायन ने अपने काव्य ग्रंथ कामसूत्र में नायिका के लिए 64 कलाओं में काव्य क्रियाकल्प को एक कला माना है। और राजशेखर ने काव्य मीमांसा में काव्य शास्त्र को साहित्यिक विधा कहा है। भोजराज ने काव्य शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भोजराज ने। और राजशेखर ने काव्य मीमांसा में काव्य शास्त्र को साहित्यिक विधा कहा सबसे पहले।
तो देखिए, समग्र रूप से काव्य शास्त्रीय वर्ण विषय के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं। क्या क्या काव्य रूप आता है, दूसरी शब्द शक्तियाँ आती हैं। तो काव्य रूप के अंतर्गत काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और काव्य भेद का अध्ययन किया जाता है। शब्द शक्तियों के अंतर्गत रस, शब्द, शब्द शक्तियाँ, नाटक विधान, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, काव्य दोष, काव्य गुण, काव्य रीति आदि का अध्ययन किया जाता है। और समस्त काव्य शास्त्रीय परंपरा को निम्न संप्रदायों में विभक्त किया गया, जैसे रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और वक्रोक्ति भी पढ़ा जाता है। रस संप्रदाय भरत जी ने दिया था, ध्वनि आनंद ने दिया था, रीति वामन ने, और अलंकार रस भरत, ध्वनि वे संस्कृत आचार्यों की परिभाषाएं। शब्दार्थों सहितो काव्यम, आचार्य भामा अर्थात शब्द और अर्थ सहित रचना को ही काव्य कहा जाता है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये आज परिभाषा दी है आचार्य भामा ने। इसका मतलब होता है शब्द और अर्थ सहित रचना ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, अर्थात ऐसी रचना जिसे पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता उस साहित्य में खो जाए। देखिए, अलंकार शास्त्र भामा का है, रस भरत अलंकार भामा, रीति वामन, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि आनंद। पंडित राज जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, ये परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ की है, अर्थात रमणीय भावों से युक्त रचना काव्य है। साहित्य का स्वरूप, साहित्य शब्द सहित शब्द में यत प्रत्यय लगने से बना है। साहित्य शब्द सहित शब्द में, सहित शब्द में यत प्रत्यय लगने से बना है। प्रारंभ में संस्कृत काल में साहित्य शब्द के लिए काव्य का प्रयोग होता था, परंतु बाद में 6वीं शताब्दी तक आते आते काव्य शब्द ही साहित्य बन गया और साहित्य शब्द व्यापक हो गया तथा काव्य शब्द संकुचित हो गया। वर्तमान में साहित्य 2 भागों में विभाजित है, गद्य तथा पद्य में। गद्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि विधाएं पढ़ते हैं हम। और पद्य साहित्य भी हमें 2 रूपों में मिलता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के रूप में। प्रबंध काव्य भी 2 भागों में बटा हुआ है, क्रमशः महाकाव्य और खंड काव्य के रूप में। महाकाव्य, महाकाव्य का उदाहरण देखिए, रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज रासो, पद्यावत, कामायनी आदि हैं। और खंड काव्य के उदाहरण हैं तुलसीदास, नहुस, उत्तरा, द्रौपदी आदि। महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य के मतलब विशेषताएं देख लीजिए। महाकाव्य सर्गों अर्थात अध्यायों, जिसे खंड, सर्ग, पर्व आदि नामों से भी जाना जाता है, में बटा होता है। महाकाव्य का नायक देवता या क्षत्रिय जिसमें तत्वादि गुण हो नायक होता है। कहीं कहीं एक ही वंश के अनेक सत्कुलीन भूप अर्थात राजा भी नायक होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस अंगी होता है तथा अन्य सभी रस अंग रूप होते हैं। खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का ही एक रूप होता है। जीवन के किसी एक घटना विशेष को लिखा गया काव्य खंड काव्य है। इसमें मानव जीवन के किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है। खंड काव्य एक रस का परिपाक अथवा कई रसों की अपूर्ण योजना अथवा एक भाव का चरम सौंदर्य या परिपूर्णता होती है। इसका उदाहरण है खंड काव्य का रश्मि रथी कड़ के ऊपर लिखा गया है। महाभारत महाकाव्य है और उससे एक भाव लेकर के मतलब एक पात्र को लेकर के अर्थात कर्ण को लेकर के रश्मि रथी की संकल्पना की गई है। समग्र रूप में देखा जाए तो साहित्य समाज का दर्पण होता है। हर काल अर्थात युग का साहित्य उस समय की विशेषताओं परिस्थितियों को लेकर लिखा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा, वहीं अंग्रेजी विद्वान मैथ्यू आर्नल्ड ने भी साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है। पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। वर्सफील्ड ने कहा साहित्य मानवता का मस्तिष्क है अर्थात लिटरेचर इज द ब्रेन ऑफ ह्यूमैनिटी। साहित्य रचना के उद्देश्य अस्थायित्व होता है। साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, इसमें स्थायित्व होती है। साहित्य रचना में स्थायित्व होता है अर्थात जो भी साहित्य रचा जाता है वो अनंत काल तक अगर नहीं भी तो दीर्घ काल तक अस्थायी जरूर रहता है।
ऐतिहासिकता का द्योतक। जो भी साहित्य जिस समय या काल में लिखा होता है वह उस समय की परिस्थितियों व विशेषताओं का ज्ञान कराने में सहायक होता है। वर्तमान ज्ञान को संरक्षित करने का माध्यम होता है साहित्य। साहित्य लेखन से वर्तमान परिस्थितियों या उपलब्धियों को संरक्षित रखा जा सकता है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को हमारे रहन सहन परिस्थितियों का ज्ञान हो सके। मनोरंजन का साधन। साहित्य अनुशीलन या अध्ययन करने से हमें स्वस्थ मनोरंजन की प्राप्ति होती है तथा भावनात्मकता का संचार होता है। विद्यार्थियों में सहज ही ज्ञान देने में सहायक होता है। साहित्य अनुशीलन द्वारा विद्यार्थियों को नई नई उपलब्धियों के बारे में ज्ञान दिया जा सकता है तथा सहज ही नैतिकता, मानवीय मूल्यों, सदाचार आदि भावों का विकास किया जा सकता है। तो ये खत्म होती है वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा साहित्य क्या है, साहित्य का अर्थ, स्वरूप, परिभाषाएं आदि सभी समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। मुझे FB पर भी फॉलो कर सकते हैं आप, FB पेज पर भी, वहाँ भी प्रश्न मैं डालती रहती हूँ। और मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।